अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला आगमन, रामलला के पुनर्आगमन पर उससे ज्यादा खुशी छत्तीसगढ़ वासियों को है। और इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के बहन और भाई जहां अभिभूत हैं, आनंदित हैं, वहीं मुझे छत्तीसगढ़ के अपने बहन भाइयों के साथ आज चुनावी सभाओं के माध्यम से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हो, आनंदित हो, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ अपनी पहचान आज से नहीं, हजारों वर्षों से अपनी इस विरासत का संरक्षण करती आ रही है। सरकारों ने उपेक्षा की होगी, लोगों ने तमाम प्रकार के गलत तरीके से यहां की छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें छत्तीसगढ़ के अंदर या केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार रही हो या फिर पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, जिस मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ को उसकी पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है, वह अभिभूत करने वाली है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, आपने देखा होगा जो काम अयोध्या में हुआ है, प्रभु रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके फिर से अयोध्या में उनका आगमन हुआ है। क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या देखो, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन्होंने उस समय भी उस कालखंड का उपयोग भी कहां किया? सबसे पहले जब अपने स्वयं के अयोध्या से उनको वन के लिए जाना पड़ा तो उन्होंने इसी छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किया, क्योंकि ननिहाल नजदीक था। और पहले चित्रकूट आए और फिर ही दंडकारण्य होते हुए पंचवटी की तरफ गए। और उस समय भी उनके सामने चुनौती थी, और चुनौती यही थी कि उस समय भी रावण के कुछ राक्षस उस समय इस पूरे क्षेत्र को, यहां के ऋषि मुनि और ज्ञान और आराधना में रत, उस समय की साधना में रत ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, वहां के सभ्य समाज को प्रताड़ित करते थे। उनकी सुरक्षा का दायित्व उस कालखंड में हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने अपने कंधे में ली थी कि नहीं, निस्सरहीन करो मही का संकल्प लेकर के उन्होंने इसी धरती पर इसको राक्षस विहीन करने का जो संकल्प लिया, उसी का परिणाम था कि लंका के राजा रावण को भी अंततः अपनी पूरी खानदान के साथ दूसरे लोक के लिए प्रस्थान करना पड़ा था। बहनों और भाइयों, प्रभु राम की इस महिमा की भूमि छत्तीसगढ़ में आकर के कौन लोग अभिभूत नहीं होंगे? जब रायपुर में भगवान राम का मंदिर बन रहा था, डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय यहां के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने कहा था, मंदिर बनाते समय कहा कि अयोध्या में अभी नहीं बन पाया, लेकिन हम पहले छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं भगवान राम का मंदिर। तो मैंने कहा, पहले तो ननिहाल में ही बालक आता है, जब अयोध्या पे छत्तीसगढ़ में रामलला आ जाएंगे तो अयोध्या में भी अब मंदिर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण हुआ है, फिर से रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए आए हैं, तो यह मोदी जी के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण।
कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। जब राम हुए ही नहीं तो गांधी जी क्या कहते थे? हे राम। अंत में उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता आई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। और यही कारण था कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं, कोई अवसर चूके नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे वह वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार हो, इन लोगों ने यहां के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वनवासियों आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई थी, कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कुशासन में ही उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया, पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। और मुझे तो बताया गया कि इस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को, श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो, और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है, इसका मतलब वह यह मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्या त्याग लेंगे। अब नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, नया भारत। नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। आप सोचो, जिन गरीबों को खाद के लिए पैसा मिलना चाहिए था, यूरिया दुनिया के अंदर मिल रही है 3000 रुपए बोरे में, वही 300 रुपए में भारत के अंदर भारत की सरकार, मोदी सरकार दे रही है। लेकिन ये तो यहां पर कांग्रेस की सरकार ने गोबर का भी घोटाला कर डाला। बहनों और भाइयों, यहां पर मैं सोचता हूं कभी कभी गौ माता को भी तस्करों के हवाले कर दिया गया था, कसाईयों के हवाले कर दिया गया था। लब जिहाद की घटनाओं को पूरी तरह छोड़ दे दी गई थी। एक सामान्य भुवनेश्वर साहू के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी, उसके पिता ईश्वर साहू, छत्तीसगढ़ की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्हें विधायक बना करके लोगों ने भुवनेश्वर साहू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। क्योंकि भुवनेश्वर साहू की एक ही गलती थी, उसने लब जिहाद का विरोध किया था, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था, और उस शख्स से लड़ते लड़ते अपने आप को बलिदान कर दिया था। बहनों और भाइयों, यहां की जनता जनार्दन ने स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पिता ईश्वर साहू को विधायक बना करके उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस घोटाले का नाम है, एक कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, एक कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए,
ये कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलाफ ही उन्हें लड़ने के लिए नक्सलवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया। बहनों और भाइयों, अब ये देश मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है और आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा होगा, बदलते हुए भारत को देखा होगा। 10 वर्ष में क्या ये कभी हुआ? ये कभी हो पाया? देश के अंदर बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की पहली सरकार थी जिन्होंने 1 रुपए किलो चावल यहां के गरीबों को, यहां के आदिवासी वनवासियों को देना प्रारंभ किया था। और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पिछले 4 वर्ष में 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रही है। कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था, भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, महिलाओं के सामने अपनी सुरक्षा का संकट था। मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत का कवर हर वर्ष 5 लाख रुपए की। यही नहीं, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिए गए। जो पैसा कमीशन खोरी का कांग्रेसियों की प्रवृत्ति का हिस्सा था, मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल करके उसको पूरी तरह उस पर रोक लगाने का काम किया। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूहों को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का कार्य। बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंचा दिया गया। 4 करोड़ गरीबों के मकान मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने। उत्तर प्रदेश ने 56 लाख गरीबों के मकान बनाए, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने 18 लाख गरीबों को छत्तीसगढ़ के अंदर मकान से वंचित किया था, क्योंकि मोदी जी पैसा देना चाहते थे लेकिन भूपेश बघेल उसको लेना नहीं चाहते थे। इन गरीबों को मकान देने का, मकान न मिले, इसका दोष भी अगर किसी के ऊपर है तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ, हर घर नल की योजना लागू हुई। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन, कश्मीर में आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम हुआ, धारा 370 समाप्त हुई, तो 3 तलाक की कुप्रथा को भी सदैव के लिए समाप्त किया गया। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि यहां के गरीब किसानों से धान को अतिरिक्त बोनस देकर के खरीदने की परंपरा को जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने तय किया था, उस परंपरा को कांग्रेस सरकार ने बाधित किया। श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से उसको जीवित करके यहां के अन्नदाता किसानों को फिर से आर्थिक रूप से संबल देने का काम किया। 18 लाख गरीबों को मकान देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बहनों और भाइयों, मोदी जी ने तो कहा है जो 80 करोड़ गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, अगले 5 वर्ष तक हम निरंतर जारी रखेंगे।